Today we will be dealing with the different diseases of the veins. There are different diseases of veins like varicose veins, then deep venous thrombosis and chronic venous insufficiencies. So these all things we will discuss in this class. Okay, firstly the reason of the diseases of the veins are the valves which are present in the veins. जो valves present होती हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो in the first image, valves are open when the venous return is going on. जब जो blood है that is going from the extremities or from the peripheries towards the heart, ठीक है, रिटर्न हो रहा है venous का, उस टाइम पे these valves are open. These are unidirectional, एक ही तरफ को होती हैं, ओपन होती हैं, ब्लड चला जाता है, फिर जैसे ही ब्लड चला जाता है एंड नेक्स्ट जब रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड विल ट्राई टू कम बैक, लेकिन उस टाइम पे these valves get closed, so this will not allow the backflow of the blood. That means the blood flow from the heart or from the proximal area is not allowed to go towards the periphery or towards the distal area. Okay, so what is this is a normal thing, वेन्स में ये होता है नॉर्मल, बट जब इसमें कोई ऑल्ट्रेशंस आ जाती है दैट में लीड टू द डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द वेन्स. सो फर्स्ट डिजीज विच वी विल डिस्कस इज वेरिकोस वेन्स. वेरिकोस वेन्स क्या होते हैं? वेरिकोस वेन्स आर द वेन्स जो बिकम्स डिस्टेंडेड, ठीक है, जो वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड हो जाती हैं, ठीक है, ओवर फिलिंग हो जाती है, उसमें डिस्टेंड होती है, डायलेटेड हो जाती हैं, ठीक है. सो द लॉन्ग टॉर्चर्स डायलेटेड वेन्स ऑफ द सुपरफिशियल वेनस सिस्टम ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो नॉर्मल वेल्व्स क्या करती हैं, एक तरफ को ब्लड जाने देती हैं फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी टुवर्ड्स द हार्ट, देन बैक फ्लो नहीं होने देती, दोबारा से ब्लड को एक्सट्रीमिटी में नहीं जाने देती. बट इसमें क्या होता है, इसमें देयर में बी द प्रॉब्लम इन द वेल्व्स और देयर में बी सम थ्रोम्बस फॉर्मेशन इनसाइड द वेन्स दैट विल लीड टू द पूलिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को वीनस रिटर्न को नहीं होने देता है और ब्लड को नीचे टुवर्ड्स द पेरिफेरी या टुवर्ड्स द डिस्टल टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज ही रहने देता है. उसकी वजह से वहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, दैट विल लीड टू द डायलेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेनस सिस्टम इन केस ऑफ वेरिकोस वेन. अगर डीप में भी इन्वॉल्व हो जाएगा दैट विल लीड टू डीप वेन डिजीजेज ऑल्सो. Okay, then veins, this is the next in the next paragraph. As you can see, the veins have one way valves, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, वन वे है, सिर्फ एक ही तरफ को ब्लड जाने देता है. लेकिन व्हेन दीज वेल्व्स आर वीक और डैमेज देन ब्लड विल बी कमिंग बैक टुवर्ड्स द extremities. Okay, and this will lead to the swelling of the veins which is known as varicose vein. So this is again how the valves of the veins are. ओके, एक डायरेक्शन को ब्लड होता है, लेकिन अगर ये क्लोज हो जाए या जब बैक फ्लो होने लगता है तो इट गेट्स क्लोज, सो इट विल नॉट अलाउ द रिवर्स फ्लो ऑफ द ब्लड. नेक्स्ट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ वेरिकोस वेन. फर्स्ट इज एज. जैसे जैसे एज बढ़ती है द रिस्क ऑफ वेरिकोस वेन इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टियर शुरू हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एज जो वेल्व्स का वियर एंड टियर होता है उसकी वजह से वेल्व्स जो है डैमेज हो सकते हैं. दैट विल लीड टू द pooling of blood and that will lead to varicose vein. And in gender, women are more likely to develop the condition. Why? Because of the hormonal changes during pregnancy या menstruation के time पे या menopause के time पे, या if the women is taking this birth control pills, these all can alter the hormonal system, and because of that hormonal changes there may be more, the chances of varicose vein is more. Then family history, अगर किसी के family में history है then he or she is at the high risk. And then obesity, because the overweight puts the more pressure towards the veins, ज़्यादा pressure करता है, तो that will lead to the again
वेरिकोस वेन एंड स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है, सेम पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहेंगे, देन दिस में ऑल्सो कॉज द वेरिकोस वेन. So these were the risk factors. When we talk about causes, there are two types of causes, primary and secondary. Primary जो congenital है या because of the weakness of the structural weakness of the valves हो सकता है ये, ठीक है. congenital problem है, कोई obstruction है या जो valves हैं वो weak है या फिर जो mesenchymal tissues हैं वो weak हैं. These are the most common cause also for the varicose vein, ठीक है. बट इन केस ऑफ सेकेंडरी में बिकॉज ऑफ सम रीज़न भी, कोई डिजीज़ की वजह से या कोई कंडीशन की वजह से वेरिकोस वेन हो रहा है. एज इन द व्हेन द इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इज इंक्रीज, इट मीन्स देन इट कैन लीड टू द वेरिकोस वेन. और व्हेन द प्रेशर इनसाइड द superficial veins or the deep veins are increased, then it will also lead to the varicose vein. जैसे कि जो प्रेगनेंसी है, एब्डोमिनल और पेल्विक मास है, या साइटिस है, ओबिसिटी है, and constipation, these all things can increase the intra-abdominal pressure. That will again put pressure over the deep superficial and deep veins, and that may lead to varicose vein formation and even thrombosis of the leg veins. कोई clot हो गया है inside the leg veins, or if the patient is spending long periods of time standing, for example in case of barbers and all, जिनका खड़े रहने का काम है, ठीक है, जो सेम पोजीशन पे रहते हैं, उनको भी ये जो वेरिकोस वेन्स है दैट कैन अकर. नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेरिकोस वेन कैसे होता है, ठीक है. वेन्स आर यूजुअली थिन वॉल्ड वेसल्स, ठीक है, एंड जैसे ही पुलिंग ऑफ ब्लड होता है इनसाइड द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ज़्यादा देर तक, देन इट विल लीड टू द डिस्टेंशन. क्योंकि थिन वॉल्ड है तो ज़्यादा देर तक वो प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते और दे बिकम्स डिस्टेंडेड, ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है, अगर वेल्व्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एंड जो वेल्व्स और स्केलेटल मसल का जो क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन है, अगर वो भी सही नहीं है, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स हैं दीज एक्ट्स एज पंप्स, ठीक है. जैसे ही प्रेशर करते वो जो उनकी जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके अकॉर्डिंगली जब वो जब वो प्रेशर डालती हैं उस टाइम पे जो ब्लड है वो एक्सट्रीमिटीज से हार्ट की तरफ जाता है. एक इमेज इट विल बी मोर क्लियर इन द इमेज, ठीक है. देन अगर क्रोनिक डिस्टेंशन ऑफ वेन्स हो रही है, दैट कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ वन वे वीनस वेल्व. अगर बहुत ज़्यादा देर तक डिस्टेंशन रह रही है तो दे में अफेक्ट द वेल्व्स ऑल्सो, और अगर वेल्व अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली फिर जो अच्छे से वो अपना बैक फ्लो को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, एंड दिस कंडीशन विल बी टर्म्ड एज वेल्वुलर इनकम्पिटेंस, कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, ठीक है. इन दिस इमेज अगेन यू कैन सी द नॉर्मल वेन्स, जिसमें कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ऊपर को जा रहा है फ्लो ब्लड का, और उसके बाद जैसे ब्लड का फ्लो ऊपर चला गया, जो वेल्व है वो क्लोज हो गया. और वेरिकोस वेन में क्या है, द वेल्व्स आर ऑल्सो ओपनिंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड भी हो रहा है इसमें. देन पैथोफिजियोलॉजी इन केस ऑफ प्राइमरी, मतलब अगर द रीज़न इज़ कंजेनाइटल कॉज और स्ट्रक्चरल कॉज, उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द वेसल, और इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, देयर विल बी डायलेशन ऑफ द वेसल. दिस डायलेशन विल लीड टू द इनकम्पिटेंट वीनस वेल्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. डायलेशन होगा, ज़्यादा देर तक ब्लड डिस्टेंडेड रहेगा तो डायलेशन होगा, डायलेशन विल लीड टू द इनकम्पिटेंट वीनस वेल्व, मतलब वेल्व अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे. अगर वेल्व अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तब क्या होगा, द ब्लड विल फ्लो बैक इनटू द वेन्स, ठीक है. बैक फ्लो होगा ब्लड का, दैट विल लीड टू वीनस स्टेसिस, मतलब ब्लड जो है वो वेन्स में रुक जाएगा, एंड दैट विल फर्दर डायलेट द वेसल, वो और डायलेट करेगा वेसल को, और जब ऐसे डायलेशन होएगी तो दैट विल लीड टू द वेरिकोस वेन्स, ठीक है. तो इन दिस सुपरफिशियल वेन्स आर मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व, ठीक है. एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी, अभी हमने प्राइमरी की बात की, सेकेंडरी में क्या होगा, बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजिकल कंडीशन,
ठीक है। वो पैथोलॉजिकल कंडीशन एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, कंजेनाइटल भी हो सकती हैं। अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है डीप वेनस सिस्टम की, तो उसमें क्या होगा, इट विल इंटरफेयर विद द वीनस रिटर्न नहीं होगा तो पूलिंग ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। और जो पूलिंग ऑफ ब्लड है, ज़्यादा ब्लड इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, जो ये मेजर वेन्स हैं, जो वेन्स हैं, उधर से ब्लड को पुश करेगा टुवर्ड्स द कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होता है, जो अब ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं डीप वेन का है, डीप वेन में इंटरफेयर हुआ है, ठीक है। तो जब डीप वेन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पुश करेगा ब्लड इनटू द कोलेटरल वेसल्स। कोलेटरल वेसल्स कौन सी होती है, जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, जो कि अटैच्ड होती हैं विद द दिस मेन डीप वेन्स, ठीक है। तो वो उसमें ब्लड ज़्यादा भेजेगा, उसमें ब्लड ज़्यादा जाएगा तो दिस विल ऑल्सो बी डिस्टेंडेड, तो दिस विल लीड टू द डायलेशन ऑफ द कोलेटरल एज वेल एज द सुपरफिशियल वेन्स। जो कोलेटरल वेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ब्लड को डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब जो डीप वेन्स को सुपरफिशियल वेन्स के साथ जो कनेक्शन करता है, दैट आर द कोलेटरल वेन्स, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, फर्स्ट इमेज में देखो तो एक्चुअल फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो कैसा होता है, सुपरफिशियल जो है साइड पे, जो राइट साइड पे, फर्स्ट इमेज में राइट साइड पे दिए, दीज आर द सुपरफिशियल वेन्स, वहाँ से ब्लड ऊपर को जा रहा है, और जो बीच में ज्वाइन कर रही है डीप वेन थ्रू ये सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से, दिस इज़ द परफोरेटिंग वेन, या फिर जो कोलेटरल वेसल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड जाएगा एंड देन अगेन डीप वेन में ऊपर को जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट। एंड आप देख सकते हो कि इसमें जो वेल्स की डायरेक्शन क्या होगी, और हमने पहले पढ़ा था कि जो दिस डीप वेन्स क्या बोलते हैं, वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द स्केलेटल मसल्स। तो इन द सेकेंड इमेज, फर्स्ट इमेज का जो सेकेंड साइड पे बना हुआ है उसमें आप देख सकते हो मसल पंप लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कैसे जो मसल्स हैं दे प्रेस, दे कंप्रेस एंड कॉज द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। एंड इन सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो इसमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड बताया हुआ है, ठीक है। राइट साइड पे सुपरफिशियल वेन है और लेफ़्ट साइड पे डीप वेन है। अगर ब्लड सुपरफिशियल वेन से डीप वेन में जा रहा है दैट इज़ नॉर्मल, और डीप वेन में नीचे से ऊपर को जा रहा है दैट इज़ नॉर्मल। बट इन केस अगर बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का फ्रॉम द डीप वेन्स टू द सुपरफिशियल वेन्स दैट इज़ एबनॉर्मल, एंड अगर सुपरफिशियल में भी नीचे को जा रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ वेरिकोस वेन। सो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ वेरिकोस वेन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, ये जो वेरिकोस वेन होंगे दिस विल लुक डार्क ब्लू एंड स्वोलन एंड ट्विस्टेड अंडर द स्किन, ठीक है। वो स्वेल हो जाती है, डायलेटेड है, तो दैट विल बी सीन। और वेन्स हैं तो वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जब वो बहुत स्वेलन होकर बाहर दिखने लगते हैं तो दैट विल लुक डार्क ब्लू, ठीक है। और सम ऑफ द पेशेंट डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, कईयों को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, कईयों को अगर ज़्यादा दिक्कत है देन ज़्यादा सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मेजर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इन माइल्ड सिम्टम्स, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो क्या होगा, देयर विल बी हैवीनेस ऑफ द लेग्स, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, टायर्डनेस होगा, ठीक है। ऑल दिस अकर्स इन द legs. Then symptoms may get worse if the patient sits or stands for a longer time, ठीक है। There will be swelling in the feet and ankle because of the pooling of blood, and there will be itching over the vein. बहुत ज़्यादा ब्लड ज़्यादा देर तक स्टैटिक रहेगा तो देयर विल बी ईचिंग ऑल्सो ओवर द वेन्स, एंड दिस पेन में गेट रिलीव बाय वॉकिंग और एलिवेटिंग द एक्सट्रीमिटी। क्यों, वॉक करेगा तो थोड़ा सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगी, एंड अगर एक्सट्रीमिटी अप एलिवेट करेंगे तो जो वीनस रिटर्न है दैट विल बी ईजी, ठीक है। एंड मेजर सीरियस सिम्टम्स इंक्लूड्स, बहुत ज़्यादा है अगर दिक्कत है तो देर विल बी सीरियस सिम्टम्स। उसमें क्या होगा, द होल लेग विल बी स्वेल्ड, स्वोलन हो जाएगी पूरी लेग, देन स्वेलिंग एंड काफ पेन होगा,
after the patient stands or sits for a longer time, and there will be skin changes such as skin color will be changed, and the skin will become dry and thin, and scaling will be there, inflammation होगा, and this inflammation may lead to the open sores and bleeding after a minor injury, क्योंकि ऑलरेडी वो फिल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल्ड है ब्लड के साथ। जैसे ही कोई इंजरी, माइनर इंजरी भी होती है, तो जो वो ब्लड है जो अकमलेट हुआ है दैट विल गेट आउट, ठीक है, तो ब्लीडिंग होएगी बहुत सिवियर। देन दिस डीप वेन ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन द वेरिकोस वेन्स एंड द पेशेंट में फील द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी। इस कंडीशन को हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। व्हाट इज दिस? बिकॉज ऑफ द डीप वेन ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बिकॉज ऑफ द डैमेज्ड वाल्व्स, जो ब्लड है दैट गेट पूल्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जो क्या करेंगे, वीनस हाइपरटेंशन कोज करेंगे, और जो ब्लड वहाँ इकट्ठा हो रखा है तो उसकी वजह से देयर विल बी एडिमा एंड पेन एंड इन्फ्लामेशन विल बी देयर, और वो इन्फ्लामेशन एंड एडिमा में कॉज द पिगमेंटेशन एंड इवन अल्सर्स में अराइज ओवर देयर, ठीक है। सो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, असेसमेंट के लिए क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ वेरिकोस वेन के लिए क्या करेंगे, डुप्लेक्स स्कैन विल बी डन सो दैट द वेन्स कैन बी असेस्ड कि कितना ज़्यादा जो है जो वेल्वुलर रिफ्लेक्स है वो हो रहा है, कितना ज़्यादा बैक फ्लो हो रहा है, कितना ज़्यादा वेल्व्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं या वीक हो चुके हैं, वो असेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्स स्कैन। एंड वीनोग्राफी में क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करेंगे इन द वेन, और उसके बाद एक्सरे लेंगे, तो दैट विल शो द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। देन एयर प्लास्टिज्मोग्राफी, अगेन इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस में पेशेंट को जो है हम वॉल्यूम चेक करेंगे इसका ब्लड फ्लो का, ठीक है। सो मेजर्स द चेंज इन ब्लड फ्लो वॉल्यूम ड्यूरिंग व्हेन, कौन कौन से पोजीशन में, जब डिफरेंट पोजीशंस में, पहले जो लेग एलिवेट करके उस टाइम पे देखेंगे कि जो वीनस ब्लड फ्लो वॉल्यूम है वो कैसा है। देन पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन सुपाइन, फिर उसके स्टैंडिंग पोजीशन, तो कंपेयर करके देखेंगे, तो दैट विल टेल अस अबाउट द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देन प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, वी विल अवॉइड द एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से वीनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें क्या होता है, वीनस होता है, तो वी विल अवॉइड द एक्टिविटीज़ विच कॉजेज द या विच क्या बोलते हैं विच इंक्रीजेज द वीनस। उसके में क्या होगा, टाइट सॉक्स वेयर करने से मना करना, ज़्यादा देर तक एक पोजीशन मेंटेन करने से मना करना, चाहे स्टैंडिंग या सिटिंग या क्रॉस लेग बैठने से मना करना, बिकॉज ऑल दिस अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। देन चेंजेस, द पेशेंट हैज़ टू बी आस्क्ड टू चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करना है, एलिवेट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी प्रमोशन इन द सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रमोट होएगी, इम्प्रूव होएगी, ठीक है। then the patient may be asked to do the regular walking, swimming, etc., and weight reduction plan can be given to the पेशेंट सो दैट जो प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर है उसको कम कर सकें, ठीक है। एंड देन इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स में बी एडवाइज्ड। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, दीज आर द कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, इन द फार्मेसी। वो क्या होते हैं, स्टॉकिंग्स की तरह होते हैं, जो आप वो डिफरेंट लेंथ की मिलती है, नी लेंथ की भी एंड थाई लेंथ की भी, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स साइज़ वो हम दे देंगे। उससे क्या होगा, दैट विल कंप्रेस, दैट विल पुट द कंप्रेशन ओवर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द लेग। जो उसका अगर आप वो प्रॉपरली फिट ले रहे हो, उसका प्रॉपरली फिट साइज ही लेना है पेशेंट का, उसमें क्या होगा, दैट विल प्रोवाइड मोर प्रेशर या मोर कंप्रेशन इन द एंकल एरिया, ठीक है, जो नीचे पैर में, देन उससे कम इन द काफ, एंड देन ऊपर को लेस प्रेशर, सो दैट द सर्कुलेशन कैन बी फ्रॉम द एंकल टूवर्ड्स द अपर
अपर एरिया मीन्स नी एंड थाई एंड देन ग्रोइन एरिया, ठीक है। वो फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए दैट कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आर यूज्ड। Then medical management, the primary goal is to improve the circulation, ठीक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, पेन को रिलीव करना है। देन वी हैव टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अकरिंग, ठीक है। उसके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा, द पेशेंट विल बी टॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसिंग द पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड अवॉइडिंग द ट्रॉमा टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज बिकॉज दिस कैन लीड टू ब्लीडिंग एंड ऑल। So and then weight reduction and elevation of extremities, walking exercise, these may increase the muscle strength and contraction. This has to be taught to the patient, and weight reduction plans can be given to the patient, and patient should be instructed about the changing of position frequently, and if there is some pain or tiredness in the legs then he or she can elevate the extremities, वो उनको बताना है। देन इन सीवियर केसेस द सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वेन स्ट्रिपिंग इज डन। वेन स्ट्रिपिंग मतलब क्या है, एक इंसिशन दे देते हैं इन द ग्रोइन एरिया वेयर द सिफनस वेन मीट्स विद द फिमोरल वेन ग्रोइन में, ठीक है। वहाँ पे कट देंगे और फिर उसको द वेन विल बी द सिफनस वेन विल बी लाइगेटेड, लाइगेट के कहते उसको टाई कर देंगे। टाई करने के बाद वहाँ पे एक हुक जैसा इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू स्ट्रिपिंग ऑफ वेन कैन बी डन। स्ट्रिपिंग ऑफ वेन मीन्स द वेन कैन बी पुल्ड, जो द अफेक्टेड वेन है उसको पुल्ड आउट कर देंगे। द वेन विल बी रिमूव्ड बाय पुलिंग इट आउट, ठीक है। इसमें देयर आर टू मेथड्स, वन इज कि जहाँ से लाइगेट किया थ्रू द फिमोरल उधर से ही आप हुक करके अलग से इन द काफ मसल यू कैन गिव एन इंसिशन एंड वहाँ से स्ट्रिपर कर अटैच करके द वेन कैन बी स्ट्रिप्ड आउट। और द अदर थिंग इज आपने जो ग्रोइन एरिया में लाइगेट किया सिफनेस वेन को एंड एक स्मॉल इंसिशन देते हैं एट द एंकल, and from that ankle from the incision in the ankle the metal or the plastic wire is inserted towards the ligation, जहाँ ligation हुआ ऊपर groin region में। उसके बाद the wire is then withdrawn, उस वायर को पुल कर लेते हैं and along with that wire the vein will be removed out। इसमें आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट इज द पहले insert the hook is inserted into the micro incision in the leg and a section of the vein is hooked, and then as you can see in the first image left side where the 3 number is written, the vein is removed through the incision, पुल करके वेन को निकाल लिया। इन द सेकेंड इमेज इट इज़ क्लियर कि दिस इज़ अ वेन स्ट्रिपर इंसर्टेड इन द ग्रोइन एरिया, उसके थ्रू जो सिफनेस वेन है दैट इज़ पुल्ड आउट, जो अफेक्टेड वेन है, ठीक है। इन दिस यू कैन सी जो फर्स्ट इंसिशन है दैट इज़ गिवन इन द ग्रोइन एरिया, ठीक है। वहाँ इंसिशन देके वहाँ पे एक हुक इंसर्ट किया एंड देन द सेकेंड इंसर्शन इज गिवन इन द बिलो द नी, ठीक है। वहाँ से स्ट्रिपर इंसर्ट करके द वेन इज पुल्ड आउट, ठीक है। देन द सेकेंड प्रोसीजर, द सेकेंड सर्जिकल, फर्स्ट इज वेन स्ट्रिपिंग एंड द सेकेंड सर्जिकल प्रोसेस इज स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, वी इंजेक्ट अ केमिकल इनटू द वेन जो कि जो वीनस एंडोथेलियम है उसको इरिटेट करती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करती है एंड लेटर ऑन दैट बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लामेशन जो वेसल है वो आपस में चिपक जाती है एंड देन that means the dilation will be repaired, ठीक है। So in this after injecting the chemical agent, elastic compression stockings had to be applied to the leg of the patient for approximately 5 days, and then after that for additional period of 5 weeks these stockings can be worn by the patient, and the patient has to be encouraged to walk after sclerotherapy so that जो हमने agent डाला chemical डाला है that gets easily diluted।
as you can see in this image in figure 1, with the help of ultrasound technology the affected vein is assessed कि कहाँ पे वेरिकोस वेन है वो लोकेट कर लेते हैं और वहाँ पे द केमिकल एजेंट इज इंजेक्टेड. एंड इन द सेकेंड इमेज फिगर 2 यू कैन सी जो आपने इंजेक्ट किया है that will cause the inflammation in the vessels and that will lead to the sticking of the vein. तो वो डायलेशन जो है दैट जो वेरिकोस वेन हो रखा है दैट विल बी इम्प्रूव्ड. In this image also you can see sclerotherapy. पहला क्या है, this injection of chemical is painless. This is injected into the varicose vein. दूसरे in figure 2 you can see the veins will dry out and shrink. And in the third image you can see veins slowly disappears and it gradually gets absorbed by the body. जो एक्स्ट्रा जो वेरिकोस वेन में जो डायलेशन थी दैट विल बी shrunken out. ठीक है. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, द पेशेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद बेड रेस्ट फॉर 24 hours. देन इलास्टिक compression stockings may be provided and even compression devices can be helpful for the patient. compression devices में क्या होता है, जो different areas of legs में वो लगा देते हैं और दैट विल प्रोवाइड प्रेशर एट डिफरेंट एरियाज. प्रेशर देते हैं सबसे नीचे एंकल में देंगे, फिर काफ में, फिर थाइज में. दैट विल लीड टू द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है. देन नर्स विल assist the patient in performing exercises and foot end of the bed will be should be elevated so that जो venous return है वो अच्छा हो जाए. and the patient should be promoted with the comfort and understanding and analgesics can be given if prescribed. Then the dressings are inspected for the bleeding in the groin area after the vein stripping. Then pin and needle sensation must be reported because there may be hypersensitivity to touch which is caused by the temporary or permanent nerve damage or nerve injury. And application of skin lotions has to be avoided. So the patient should be informed that they should not apply any skin lotion because it will increase the risk of infection. So this was all about the first disease of veins या condition of vein, that is varicose vein. I think it is clear to you. And now we will start with the venous thrombosis. As we have already learnt about arterial thrombosis, it is venous thrombosis. इसमें जो blood clot है that या thrombus formation है that occurs in the vein. So thrombus is the blood clot that forms in the lumen of the blood vessel. ठीक है. जो ब्लड वेसल के या वेन के अंदर जो ब्लड क्लॉट बन जाता है दैट इज थ्रोम्बस. सो दिस में बी फॉर्म्ड इन द वेन एज वेल एज आर्टरी, बट नाउ वी विल फोकस ऑन द वेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीजेस ऑफ वेन्स और वीनस थ्रोम्बोसिस. ठीक है. Then the factors that contribute to formation of thrombosis, stasis of blood, वही कि अगर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम हार्ट डिजीज MI एंड हाइपोटेंशन. एंड सेकेंड इज द डैमेज टू ब्लड वेसल्स बिकॉज फ्रॉम द सम ट्रॉमा or surgery or IV drugs or catheters or immune system. Because of any reason, if there is some damage to the blood vessels, that can also lead to the thrombus formation. Then hypercoagulation of the blood, which is resulting from the hormonal changes occurring during the pregnancy or in case of some malignancies or some coagulation disorders and if the female is taking oral contraceptives. ठीक है. Then the thrombus may be form in the superficial vessels of the skin as well as this can affect the deep veins also.
ठीक है. But if the superficial veins are affected, these are usually benign and self-limiting, but deep vein thrombosis can be dangerous. So even if the thrombus may be present with pain, tenderness and swelling, then too there are many deep vein thrombosis which are asymptomatic, or the many patient, nearly half of the patient with deep vein thrombosis are asymptomatic. They will not have any symptoms, but if there is symptoms, then there will be painful compression or tenderness or swelling in the calf region or the thigh region. ठीक है. Then DVT may be associated with the significant mortality and morbidity, and it requires the intensive treatment. It is emergency, it is the condition which has to be taken seriously. Then there are two terms. First is thrombophlebitis, second is phlebothrombosis. The only difference is in both of the cases there are obstruction of the vein because of the blood clot formation, but the only difference is, as itis is related to the inflammation, so thrombophlebitis, in this the formation of clot is associated with the inflammation of lining of vein, but in case of phlebothrombosis there is blood clot without the local inflammation. Okay, it is usually in the deep veins causing tenderness and swelling, and this clot may break and flow in the circulation as an emboli and gets obstructed somewhere. So pathophysiology, in normal physiology, what happens? The superficial veins such as greater saphenous, lesser saphenous, phallic, basilic and external jugular veins are the thick walled muscular structures, but the deep veins are thin walled. ओके, इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी नॉर्मली ऐसा होता है. ठीक है. एंड डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स बोथ हैव द वैल्व्स दैट परमिट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जो क्या करता है, सिर्फ फ्लो अलाउ करता है फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है. एंड दिस अवॉइड और these valves get closed and do not allow the backflow of the blood toward the periphery. ठीक है. And the other kinds of veins are perforating veins, which becomes a connection between the deep vein and the superficial vein. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना स्टार्टिंग में वैसे. So there are, in pathophysiology, heart failure may lead to any heart disease or heart failure may lead to decreased blood flow to the heart, and medication therapy, some medications may result in the dilation of the vessels as vasodilators. Then immobility causes the decreased skeletal muscle contractions, and if the skeletal muscle contractions are decreased, that means the skeletal pump is affected. So all these things will lead to the venous stasis. Okay, so if there is direct trauma to the vessels or veins, or the chemical irritation of veins because of some IV medication, there will be damage in the intimal lining of the veins. ठीक है. किसी भी ट्रॉमा की वजह से या केमिकल इरिटेशन की वजह से जो वेन्स की इंटीमल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा. ठीक है. दैट इज़ थ्रोम्बस. ठीक है, वो फॉर्म होगा. और अदरवाइज़ दूसरा रीज़न क्या है, अगर हम एब्रप्टली कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही थी तो उसको या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ पेशेंट कर रहा है, उनको अगर हम क्या कहते हैं विड्रॉ करते हैं, कोई एंटीकोगुलेंट्स को विड्रॉ कर लिया, या पेशेंट इज टेकिंग ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, और देयर इज सम blood dyscrasias, that means some disease or disorder of the blood, that will lead to the hypercoagulation of the blood. That if there is hypercoagulation of the blood, then there will be thrombus formation again. And upper extremity venous thrombosis is more common in the patient with IV catheters. ठीक है, because this will lead to the external compression over the lumen of the veins will be decreased. ठीक है. And then this will lead to stasis.
ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इसमें कोई ये दिस इज इन केस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ वेनस थ्रोम्बोसिस किन में होता है, जिन पेशेंट्स में आईवी कैथेटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो वेन्स का ल्यूमन है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंप्रेशन, ठीक है, एंड जब वो डिक्रीज होता है तो दैट विल लीड टू द स्टेसिस ऑफ द ब्लड, ठीक है। ऑब्वियसली ल्यूमन डिक्रीज हुआ है तो फ्लो अपने आप ऑब्स्ट्रक्ट होएगा, ठीक है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस mainly affects the large veins in the lower leg and thigh, and usually deep vein thrombosis affects to the one side of the body, कोई एक साइड ज़्यादा अफेक्ट होती है, and this clot will obstruct the blood flow and cause there changes in the skin color, ठीक है, and there will be leg pain, swelling, and skin will become warm to touch because of the accumulation of the blood. Okay, then phlegmatia, cerulean dolens, that is the massive iliofemoral venous thrombosis in the entire extremity. This will affect the entire extremity. Because of that there will be swollen leg, the swollen extremity, and there will be tense and painful. That area, that leg will be, or the extremity will be very painful and cool to touch, as you can see over here. Then in case of deep veins, if the problem is in deep veins, then obstruction of deep veins causes the edema and swelling of the extremity because the blood is not flowing properly from the extremity to the heart. Then how this amount of swelling is determined, we will measure the circumference of both the extremities, so then you can compare the size difference. So that like that we will assess the swelling of the amount of swelling of the particular leg or extremity. Then affected extremity will be warm because of the accumulation of blood, and the superficial veins will become prominent because that will lead to the blood from the deep veins will be going towards the superficial vein, that causes the superficial veins to become prominent. Then tenderness होगा, tenderness क्यों होगा, because of the inflammation of vein wall, ठीक है। देन देयर विल बी होमोसाइन। होमोसाइन क्या होता है, पेशेंट को आप सुपाइन लाई डाउन करने को बोलोगे, देन यू विल डू द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे, देन अगर जिस टाइम पे वो डॉर्सिफ्लेक्शन करता है फुट का, उस टाइम पे उसको देयर विल बी पेन इन द काफ मसल। हालांकि इट इज़ नॉट the final this test is not used for this sign is not used for the final diagnosis of the patient, but ये होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी होमन साइन है, जिसको भी पेन होता है काफ मसल ऑन द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, उन सबको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है. That is not correct. But if the patient is having deep vein thrombosis, then he will have this clinical manifestation of Homan sign. Then superficial veins. This in case of superficial vein are obstructed or are involved, then there will be pain or tenderness and redness and warmth of the vessels will be there, and this can be treated by the bed rest and elevation of legs to improve the venous return, and analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs can be given. And then assessment and diagnosis. For assessment and diagnosis, the patient should be asked about the history of varicose veins or hypercoagulation or any type of neoplastic disease or cardiovascular disease or any type of surgery or injury which has occurred in the past. Okay, then for assessment, limb assessment will be done. ठीक है, उसमें हैवीनेस चेक करेंगे कि ज़्यादा हैवीनेस तो नहीं है, एडीमा तो नहीं है, कंजेशन तो नहीं फील हो रहा है, एंड देन टेम्परेचर ऑफ द leg will be assessed, and even the circumference of the both the legs will be taken and that will be compared. In this circumference may be taken in the different areas like thigh and ankle, then that will be compared. ठीक है, then Homan signs will also be checked
that is again not confirmatory, but it will be there, it may be there in case of thrombosis. Then prevention. For prevention, we have to identify the risk, high risk patients, and preventive measures can be taken for this. This we have already discussed. Elastic compression stockings देंगे, compression devices देंगे, position change करेंगे, and yes, there the administration of unfractioned or low molecular weight heparin may be given. जो एनोक्सापैरिन होता है वो आप दे सकते हो. that will cause the anticoagulation, और उससे जो है that what thrombi can be prevented. देन मेडिकल मैनेजमेंट के लिए उसमें क्या करेंगे, वी विल प्रिवेंट द ब्लड स्टेसिस इन द पेशेंट बाय कैसे, बाय द एम्बुलेशन, उनको चलने फिरने को बोलेंगे. देन यूज ऑफ इलास्टिक स्टॉकिंग्स, एलिवेशन ऑफ लेग्स एंड एक्सरसाइज, एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी देंगे जिसमें वारफेरिन एंड हेपरिन में बी स्टार्टेड, एंड थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कैन बी गिवन सच एज स्ट्रेप्टोकाइनेस टू डिसॉल्व द क्लॉट्स, एंड for in the surgical we can go for the thrombectomy, that is removal of the clot surgically. The nursing management के अगर किसी भी पेशेंट को हमने हेपरिन या फिर वारफेरिन मतलब कोई भी एंटीकोगुलेंट्स या फिर थ्रोम्बोलिटिक्स दिए हैं तो we have to check the prothrombin time and hemoglobin, hematocrit values, platelet counts and fibrinogen regularly, because if the adverse of the anticoagulants is the bleeding, so in that case we have to assess the PTT. अगर regularly monitor करेंगे, जैसे वो alter होने लगते हैं तो we can stop the therapy, or if it is affecting dangerously then we can start with the antidotes of the particular drugs. ठीक है. सो कॉन्टिन्यूस अगर इन्फ्यूजन चल रहा है हेपरिन का तो वी विल यूज़ इन्फ्यूजन पम्प्स फॉर दैट, क्योंकि कहीं जो हमने जो डोज सेट किया है, जो ड्रॉप रेट सेट किया है, दैट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड, तो हम इन्फ्यूजन पम्प्स यूज़ करेंगे. डोज कैलकुलेशन शुड बी डन प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट वेट एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड स्टार्ट विद द इन्फ्यूजन्स ऑफ द हेपरिन. ठीक है. इफ़ देर इज सम रीनल इनसफिशिएंसी देन वी हैव टू give only the lower doses of heparin, otherwise it may harm the kidney, it may cause the bleeding in the kidney, and periodic coagulation test and hematocrit level has to be maintained. Then intermittent IV injection may be given every 4 hours. Regular infusion देने की जगह intermittent we can give. Then oral anticoagulant is warfarin. So complications of this is bleeding, kidneys, there may be bleeding from the kidneys, and that may be assessed in the urine, and otherwise because of the anticoagulant toxicity there may be ब्रोसिस और नोज ब्लीड और ब्लीडिंग गम्स, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है. और अगर ऐसे कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वी हैव टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हेपरिन. फॉर दैट वी विल गिव द एंटीडोट ऑफ द हेपरिन, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट इज गिवन. And same as that antagonist of warfarin is vitamin K, and transfusion of fresh frozen plasma that has to be done. Then thrombocytopenia. What is thrombocytopenia? It is the decrease in the number of platelets in the patient. So in case the thrombocytopenia occurs, it occurs in the if the patient is getting heparin for more than 5 days. So at that time we have to start with the protamine sulfate, that is the antidote of it, but usually it is less. The low molecular weight heparin is less commonly associated with the heparin induced thrombocytopenia. There are less chances, but then if occurs, protamine sulfate has to be given. Then there are different interactions. Some of the drugs like salicylates, anabolic steroids, glucagon, neomycin, vitamin A, these all potentiate the effects of anticoagulants. That means that increase the effect of
anticoagulants, and the phenytoin, barbiturates, diuretics, estrogen, vitamin C, all this decreases this effect. So we have to manage the drugs accordingly. Okay. Then we can provide comfort to the patient by bed rest and elevation of the affected extremity. एंड देन वी विल प्रोवाइड विद इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स. ये सब हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है. एनाल्जेसिक देना है, जो लेग है वो एलिवेट करना है, वॉकिंग करवाना है, उनको बोलना है कि ज़्यादा देर तक वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में या ना रहें, क्रॉस लेग्स करके ना बैठें. ठीक है. देन बेड एक्सरसाइज में भी टॉट टू द पेशेंट. देन इन अप्लाइंग इलास्टिक कंप्रेशन डिवाइसेस, उस टाइम पे उनको प्रॉपरली फिट करके पहनाना है. फर्स्टली दे आर जो उनको स्टॉकिंग्स देनी है दैट शुड बी ऑफ देयर साइज. इफ़ इट इज़ नॉट ऑफ देयर साइज और दे आर नॉट फिट टू देयर लेग्स देन इट विल हार्म द पेशेंट. सो वो प्रॉपरली साइज दे के डलवाना सो दैट द सर्कुलेशन कैन बी इम्प्रूव. दैट मे बी नी लेंथ और थाई लेंथ. ठीक है. And when the stockings are off, when the stockings are removed, at that time the skin has to be inspected for signs of any irritation or टेंडरनेस, क्योंकि दीज आर वेरी टाइट ना, पूरा कंप्रेस्ड होता है. तो दैट टाइम देर मे बी इरिटेशन एंड ऑल ऑन द स्किन. सो दैट हैज़ टू बी असेस्ड. एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग सिवियर pitting edema, that at that time the stockings are not to be worn because this will increase the pitting edema. देन यूजिंग इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस, जो हमने पहले बोला था कि ये डिफरेंट एरियाज़ पे लोग जो है प्रेशर प्रोवाइड करता है. एंड दिस प्रेशर इज़ यूजुअली एट 35 to 55 mm of Hg. एंड इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट कैन अगेन डैमेज द वेसल्स. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मेजर इज़ टू check or ensure that the pressure is not more than 35 to 55 mm of Hg. Then positioning patient and encouraging exercise. So patient को advise करना to elevate the feet or the lower extremities so that the venous return may be good. And active passive exercises उन्हें बतानी है to increase the venous flow. Then they should be instructed to mobilize so that to prevent the venous stasis. And deep breathing exercises has to be taught to the patient, जिससे क्या होगा, जो thorax का pressure है वो कम हो जाएगा and that will help in the emptying of the large vessels in the heart. ठीक है. Then patient has to be instructed to avoid sitting or standing for more than 2 hours. Okay, so firstly we had discussed about the varicose vein. Now we had discussed about the deep vein thrombosis. Now the third and the last condition in this class is which we will discuss is chronic venous insufficiency. इसका भी मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि what is chronic venous insufficiency, as name already suggesting insufficiency हो जाती है. कैसे? because these veins will become insufficient. क्यों? क्योंकि जो damaged valves हैं that will cause the pooling of blood in the legs in the lower extremities, which will increase the venous hypertension, or this will lead to the congestion or edema, inflammation, and poor tissue nutrition. So all this thing will cause the pigmentation as well as the ulcers. ठीक है. तो ये क्या करता है, इसमें क्या है, जो वेन्स की जो बिकम्स इनसफिशिएंट, उनकी सफिशिएंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डैमेज वॉल्स. ठीक है, डैमेज वैल्व्स, सॉरी. Then the presence of varicose veins and valvular incompetence can lead to a condition called chronic venous insufficiency. Because of this insufficiency, the impaired blood flow, there is congestion, edema, and poor nutrition, and pathological changes may be occurring in the lower extremities. And these damaged or aging valves interfere with the blood return to the heart, which will cause the pooling of blood in the lower extremities, and this will result in the venous hypertension, and that will cause the DVTs.
that is caused because of the increased venous pressure in case of DVT. So what happens in this, the damaged or aged valves causes the dilation of the superficial or deep veins, and because there is the dilation of the vessels, the valves will not be able to completely close, and which will lead to the backflow of the blood towards the veins, towards the lower extremities, and this will interfere with the venous return and causes the pooling of blood, विच इज़ नोन एज वीनस स्टेसिस. ठीक है, क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं वेल्व्स तो उनकी डायलेशन हो जाती है डीप वेन और सुपरफिशियल वेन्स की, वेल्व्स अच्छे से बंद नहीं हो पाते तो बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, वीनस रिटर्न अच्छे से नहीं हो पाता, पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है एंड दैट विल लीड टू द वीनस स्टेसिस. सो देन ऑब्स्ट्रक्शन एंड वेल्वुलर रिफ्लक्स, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बस है या फिर इस वेल्वुलर रिफ्लक्स की वजह से क्या होगा, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ सिवियर पोस्ट thrombotic syndrome which will again lead to the stasis ulcers. Stasis ulcers can develop as a result of rupture of skin veins and subsequent ulceration. जो हमने बात की थी कि एडिमा इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से भी जो अल्सर्स होते हैं, these all get rupture. ठीक है, एंड देन रप्चर ऑफ वेसल्स, दिस रप्चर ऑफ वेसल्स में कॉज द एस्केप ऑफ आरबीसी इनटू द सराउंडिंग टिश्यू. अगर वेसल्स में रप्चर होता है तो जो आरबीसीज हैं वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में चले जाएंगे, दैट विल फर्दर लीड टू डीजनरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, द टिश्यू विल बिकम ब्राउनिश इन कलर. ठीक है, तो डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज हो जाएगा इन द एज अ ब्राउनिश डिस्कलरेशन विल बी देयर एंड देयर विल बी पिगमेंटेशन एंड अल्सरेशंस अकॉर्डिंग रिलेटेड टू दिस डिजनरेशन. ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. What are the clinical manifestation? There will be edema, skin atrophy, status dermatitis, ulceration and tissue necrosis. These are all things we have already discussed. So this infection or trauma of the lower extremities that occurs the patient with chronic venous insufficiency may cause the serious consequences because of the blood flow, the reduced blood flow, and which leads to the decreased delivery of the immune cells and impairs the wound healing. So जो अगर इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा होता है इन पेशेंट्स में जिनको कि क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी है, तो उस टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस. क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं है. ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं है तो इम्यून सेल्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इम्यून सेल्स हैज़ टू बी रीच विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली. WBCs हैं वो सब किसके थ्रू फ्लो करते हैं, ब्लड फ्लो के साथ. सो that will not, the immune cells will not reach at the site at time and properly, so that will impair the wound healing. wound healing नहीं होएगी अच्छे से, and the sign and symptoms will be more in the evening and less in the morning. Why? क्योंकि morning जो at the night it will get relief and in the morning there will not be any problem. Then medical management, the focus of the medical management is to decrease the edema and to heal the skin ulcerations. So what all measures will be taken to increase the venous blood flow? हम वही जो already discuss कर रहे हैं, we will ask the patient to elevate the leg. ठीक है, और जब सोना भी है पेशेंट ने, देन ऑल्सो द फीट शुड बी एलिवेटेड एंड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग को अवॉइड करना है, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज को इनकरेज करना है. ठीक है, और क्रॉस लेग होकर बैठने से अवॉइड करना है. टाइट जो सॉक्स हैं दैट शुड नॉट बी वोन. ठीक है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, देन कंप्रेशन डिवाइसेस कैन ऑल्सो बी गिवन टू द पेशेंट. देन अगर स्टॉकिंग्स पहन रहे हैं तो इट शुड बी ऑफ द पेशेंट्स साइज. देन स्किन केयर, it should be kept clean, dry and soft, and gauze dressings coated with zinc oxide, calamine and glycerin may be used for the healing of the ulcers. ठीक है, because this zinc will promote the wound healing, so this can be used in the gauze dressings. ठीक है, then skin grafting may be required if the ulceration is very severe and is not healing with the medications. So then skin graft has to be
applied over the affected area. The nursing management, we have to protect the patient's leg from the injury, and heating devices are to be avoided because of the abnormal or impaired sensitivity. Then patient has to be taught about the treatment measures to reduce the edema and pain, and emotional support has to be given to the patient. I hope you all understood the topic. If you have any doubt, you can write the doubts in the comment section. I will explain. Thank you.